नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर फर्स्ट है और इस चैप्टर फर्स्ट का हम ये सेकंड वीडियो देख रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जैसे कि आपने वो देखा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे विसरण की। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं विसरण। पिछले वीडियो में भी हमने विसरण की बात करी थी। विसरण मतलब है कि दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। यह डेफिनेशन है कि दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जैसे कि पूजा स्थल पर अगरबत्ती जलाने पर उसकी महक पूरे मकान में जो फैलती है, तो इस तरह से कणों का आपस में मिलना, गंध का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना विसरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी सीएनजी क्या है? तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो एलपीजी सीएनजी हमने पिछले वीडियो में बच्चों संपीड्यता की बात करी थी कि अगर किसी पदार्थ पर दबाव डाला जाए तो दबाव डालने पर उसके जो कण हैं वो पास में आ जाते हैं। और संपीड्यता से संभव है कि जो गैस है वो द्रव में बदल जाती है। तो जो हम सिलेंडर में, हमारे घर रसोई घर में जो सिलेंडर है उसमें जो गैस होती है, कहने को तो गैस है लेकिन वो लिक्विड अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। अगर आप वो सिलेंडर हिला के देखेंगे तो उसमें द्रव महसूस होगा। तो अगर किसी गैस है उस पर अगर आप दबाव डालेंगे तो वो गैस जो है वो संपीड़ित होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। इसी तरह से हमें प्राप्त होती है एलपीजी और सीएनजी। बच्चों, एलपीजी जो हमारे घरों में सिलेंडर के रूप में है, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और ये जो सीएनजी है ये वाहनों में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। इसमें सीएनजी में कार्बन की मात्रा कम होती है, अतः यह वाहनों में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। बच्चों में अब बात करेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगर कोई ठोस है और उसको आप ऊष्मा देते हैं, उसको अगर आप गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है। जैसे कि बर्फ है, बर्फ ठोस है, अगर आप उसको गर्म करेंगे या खुले में रखेंगे तो वो ऊष्मा पा करके द्रव यानी पानी में बदल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ठोस है वो ऊष्मा पा करके द्रव में बदलता है और द्रव को अगर ऊष्मा दी जाए तो वो गैस में बदल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन होता है। ठोस बदलता है द्रव में और द्रव बदलता है गैस में। जब ठोस को आप ऊष्मा देंगे तो वो द्रव में बदलेगा और द्रव को ऊष्मा देंगे तो वो गैस में बदल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ठोस द्रव में नहीं बदल करके सीधा गैस में बदल जाता है। कैसा होता है कि कोई ठोस द्रव में नहीं बदल के सीधा गैस में बदल जाए? तो ऐसा होता है बच्चों जब हम कपूर को गर्म करते हैं। कपूर आपने देखा होगा, तो कपूर को जब अपन जलाते हैं, कपूर ठोस है और उसको अगर आप जलाएंगे तो सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ऐसा भी संभव है कि कोई ठोस सीधा गैस में बदल जाए। तो इस क्रिया को, जिसमें कोई ठोस सीधा गैस में बदल जाए, उस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वापातन। तो कपूर एक ऊर्ध्वापातित पदार्थ है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पदार्थ की अवस्था परिवर्तन देख रहे हैं कि ठोस को ऊष्मा देने पर वो गैस में बदलता है, ठोस को ऊष्मा देने पर वो द्रव में बदलता है और द्रव को ऊष्मा देने पर वो गैस में बदलता है। ऐसा क्यों होता है कि ठोस ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाए? तो उसका कारण ये है कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ये सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। और ये ठोस या द्रव या गैस के जो कण होते हैं वो आपस में आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है,
और जब आप ठोस को ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है बच्चों, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से जो कण आपस में बंधे होते हैं ये परस्पर दूर जाने लगते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो जो ठोस है वो द्रव में बदल जाता है। और उसको अगर अब गर्म किया जाए तो वो जो द्रव है उसके कण और स्वतंत्र हो जाते हैं, उस पात्र को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं, यानी उनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है, यानी वो गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को, जैसे कि ठोस है तो ऊष्मा पाएगा तो द्रव में बदलेगा, और द्रव ऊष्मा पा करके गैस में बदलता है। अब हम बच्चों यहां एक बात करेंगे गलनांक की। गलनांक क्या होता है? तो गलनांक यहां लिखा है बच्चों हमने कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए वो उस ठोस का कहलाता है गलनांक। जैसे कि अगर आप बर्फ को आप गर्म करेंगे तो एक निश्चित टेम्परेचर पर पिघलना शुरू हो जाएगा, तो वो जिस ताप पर पिघलेगा वो कहलाएगा बर्फ का गलनांक। ठीक है बच्चों, बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन। तो जो हम यह बात कर रहे हैं गलनांक की, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए वो कहलाता है गलनांक, और बर्फ का जो गलनांक है वो 273 केल्विन होता है या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तापमापी है, 0 डिग्री सेल्सियस कह दो या 273 केल्विन कह दो, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, एक वो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर भी होता है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो कई तरह के तापमापी है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी है। तो जो बर्फ है उसका जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। तो वो ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदले उस ताप को हम कहते हैं गलनांक। इसी प्रकार वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदले उसको हम कहते हैं उस द्रव का क्वथनांक। उस ताप को बच्चों हम कहते हैं क्वथनांक। इसकी डेफिनेशन हमने यहां लिखी है कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे यानी वो गैस में बदलने प्रारंभ हो उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। जल का जो क्वथनांक है, ठीक है, उबलते हुए पानी को बच्चों आपने देखा होगा, और जब पानी उबलता है तो वो गैस में बदलना प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे वो वाष्प में बदलना प्रारंभ होता है। तो जिस टेम्परेचर पर वो उबलता है वो कहलाता है उसका क्वथनांक। तो जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या केल्विन में बोलेंगे तो 373 केल्विन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये यहां हमने बात करी कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा की, या संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, इसको समझते हैं कि जैसे आपने किसी पात्र में बर्फ लिया है, एक पात्र ले लिया, उसमें बर्फ रखा और उसको अपन गर्म करें, तो हम देखेंगे कि वो बर्फ जो है वो द्रव में यानी जल में बदलना प्रारंभ हो जाता है। और अगर आप इस स्थिति में अगर इसका टेम्परेचर नोट करेंगे, जब वो बर्फ द्रव में बदलना शुरू होता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर आप इसको और गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता है। मतलब जब तक सारा बर्फ पानी में नहीं बदल जाएगा तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता है। और एक तरफ आप उसको गर्म भी कर रहे हैं, उसको ऊष्मा भी दे रहे हैं, तो ऊष्मा पाकर तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां जब तक पूरा बर्फ जल में नहीं बदल जाता है तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता है।
तो ये जो हम उसको गर्म कर रहे हैं, ये जो हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, वो ऊष्मा कहाँ जा रही है? तो उस ऊष्मा को हम कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। तो ये ऊष्मा कहाँ जा रही है? तो बच्चों ये ऊष्मा जो है ये उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में काम आती है। जैसे कि बर्फ ठोस है तो वो ऊष्मा जो है उस ठोस को द्रव में बदलने में प्रयुक्त होती है। तो इस ऊष्मा को हम कहते हैं, जो उसकी अवस्था परिवर्तन में काम आती है, इसको हम कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। इसकी डेफिनेशन बच्चों हमने यहाँ पे लिखी है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जैसे कोई जल, पानी उबल रहा है और आप एक तरफ उसको चूल्हे पे या गैस पे रखा हुआ है और पानी उबल रहा है, तो आप उसको फिर कितना भी गर्म करो, अगर वो जब एक बार उबलना शुरू हो जाएगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। उसका जो टेम्परेचर है, पानी उबलेगा कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और अगर आप उसको लगातार गर्म करते रहेंगे तो भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो ये जो हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? तो यहाँ भी कारण है कि अगर आप द्रव को जो उबल रहा है उसको ऊष्मा देंगे तो वो उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है, मतलब वो भाप में या वाष्प में बदल रहा है। और जब तक जो पानी उबल रहा है वो सारा का सारा वाष्प में या भाप में नहीं बदल जाएगा, तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो इसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, जो कि द्रव को गैस में बदलती है। इसको हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा था गलन की गुप्त ऊष्मा, ऐसी कैसी परिभाषा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की होती है बच्चों? बस यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस की जगह आ जाएगा, द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो बच्चों एक तो होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, जो कि ठोस को द्रव में बदलने के काम में आती है, और एक होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जो द्रव को गैस में बदलने के काम में आती है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की, कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। जैसे कि भी अपन ने थोड़ी देर पहले भी बात करी है कि अगर कोई गैस है और उस पर अगर आप दाब डालते हैं तो वो द्रव में बदल जाएगा। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव बच्चों ये होता है कि जैसे कोई गैस है, दाब परिवर्तन से भी पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। दाब बढ़ाने पर गैस जो है वो द्रव में बदल जाता है। जैसे अभी कोरोना काल में जो रोगी हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में नहीं होती है, ऑक्सीजन द्रव अवस्था में होती है। और उस ऑक्सीजन को द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो ऑक्सीजन गैस है उस पर चारों तरफ से दाब डालते हैं। दाब डालने से वो जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, द्रव में बदल जाती है, उसका आयतन कम हो जाता है, इतने सारी गैस छोटे से पात्र में आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दाब डालने पर पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन होता है। अगर वो गैस है तो वो द्रव में बदल जाती है, क्योंकि दाब डालने से जो पदार्थ है उसके कण पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने से जो है उसकी अवस्था बदल जाती है। बच्चों अब हम बात करेंगे वाष्पीकरण की। जैसे कि आप जानते हैं कि अपन जैसे जल को उबालेंगे तो उबालने के बाद वो जो जल है वो भाप में बदलना प्रारंभ हो जाता है,
यानी द्रव को अगर ऊष्मा मिलेगी तो वो गैसीय अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाता है। तो अगर जल को या जल के कणों को, जल की बूंदों को अगर कहीं से ऊष्मा प्राप्त होगी तो वो गैसीय अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हमारी दैनिक जीवन में कई जगह हम देख सकते हैं। जैसे कि अपन अगर कपड़े सुखाते हैं तो गीले कपड़े थोड़ी देर में सूख जाते हैं क्योंकि उनका हो जाता है वाष्पीकरण। मटकी में जो पानी है वो ठंडा रहता है, उसके पीछे भी जिम्मेदार है ये क्रिया वाष्पीकरण। जैसे कोई चाय है, चाय को अगर आप कप की जगह प्लेट में रखेंगे तो उसमें वाष्पीकरण तेज गति से होता है, उसकी वजह से वो जो चाय है या जो द्रव है वो ठंडा हो जाता है। तो वाष्पीकरण की क्या डेफिनेशन होना चाहिए तो हमने यहाँ लिखी है कि द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की यह घटना वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम यहाँ पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें पहला है सतह का क्षेत्रफल, दूसरा है तापमान, तीसरा है आर्द्रता, चौथा है वायु की गति। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला है सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया भी ज्यादा होगी। सतह का क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। जैसे कोई कपड़ा है, गीला कपड़ा है, आप उसको ऐसे ही रख दें तो वो देरी से सूखेगा, और अगर उसको आप फैला के रख दें तो वो जल्दी सूखेगा। मतलब फैलाने पर उसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा। फैलाने से क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती है। यानी वाष्पीकरण एक तो निर्भर करता है सतह के क्षेत्रफल पर और एक निर्भर करता है तापमान पर। तापमान जितना अधिक होगा बच्चों, वाष्पीकरण की क्रिया भी उतना जल्दी से होती है। सर्दी के दिनों में आप जानते हैं कि कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं, जबकि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कारण गर्मी के दिनों में तापमान ज्यादा होता है, तो तापमान ज्यादा होने से वाष्पीकरण भी तेज गति से होता है। इसलिए गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठीक है बच्चों, और आगे है आर्द्रता। क्या होती है आर्द्रता? कि वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा है, वायुमंडल के अंदर जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसको हम कहते हैं आर्द्रता। आर्द्रता भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। बारिश के दिनों में आर्द्रता ज्यादा होती है क्योंकि बारिश के दिनों में वायुमंडल में नमी ज्यादा होती है और ऐसे टाइम में कपड़े वगैरह जल्दी से नहीं सूखते। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है। और एक और कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, वह है वायु की गति। अगर वायु तेज चलेगी तो वाष्पीकरण की क्रिया भी तेज गति से होती है। ठीक है, तो वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये थे बच्चों वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। चार थे: सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। बच्चों अब हम बात करेंगे वाष्पीकरण और शीतलता की। याद रखिए, जिस भी पदार्थ का वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होने की वजह से वो पदार्थ ठंडा हो जाता है। जैसे कि गर्मी के दिनों में हम छत पर या सड़क पर ठंडा पानी डालते हैं शाम के टाइम, तो वो उस पर से भाप निकलती है, यानी उसका वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होने से वो जो छत है या जो सड़क है वो ठंडी हो जाती है। तो याद रखिए, जिस भी पदार्थ का वाष्पीकरण होगा उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, यानी वो ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि कई बार अपन नहाने के बाद हमें ठंड लगती है। जैसे अपन नहाते हैं, तुरंत नहाने के बाद हमें ठंड लगती है क्योंकि नहाने के तुरंत बाद हमारे शरीर में वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण जो है हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कम करता है। तो याद रखिए कि वाष्पीकरण
होने पे पदार्थ का टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी पदार्थ में शीतलता उत्पन्न होती है। इसको और क्लियर करने के लिए बच्चों यहाँ हमने लिखा है कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार आसपास ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से वो पदार्थ ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से वाष्पीकरण और शीतलता में क्या संबंध है, इसको उदाहरण के द्वारा भी हम समझा सकते हैं कि गर्मी के दिनों में छत पर जल का छिड़काव करेंगे तो जल का छिड़काव करने से जो है वाष्पीकरण होगा, फलस्वरूप छत जो है, छत की जो सतह है वो ठंडी हो जाती है। इसी तरह से हथेली पर एसीटोन रखें तो हमें ठंडक का अनुभव होता है। एसीटोन एक पदार्थ है बच्चों जो कि नेल पॉलिश को हटाने के काम में आता है। तो जैसे एसीटोन को हम अपनी हथेली में रखते हैं तो वो हमारी हथेली से ऊष्मा प्राप्त करता है और उसका हो जाता है वाष्पीकरण। एसीटोन को हथेली पर रखने पर वो हमारे शरीर से जो टेम्परेचर है, ताप है, वो प्राप्त करेगा और वो एसीटोन हवा में उड़ जाता है, यानी उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो वाष्पीकरण होने की वजह से इस पदार्थ का अगर वाष्पीकरण हुआ है तो हमें ठंडक, यानी हमें ठंड का अनुभव होता है, वो हिस्सा जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मटकी जो है का जो जल है वो इसलिए ठंडा रहता है क्योंकि उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है। तो मटकी का जो जल है बच्चों वो वाष्पीकरण की क्रिया के फलस्वरूप ठंडा रहता है। ठीक है, तो मिट्टी की जो मटकी होती है उसमें जल ठंडा रहता है, उसके पीछे भी कारण है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण लगातार होने से वो जो जल है उसके अंदर रखा जल वो ठंडा होता रहता है। तो ये था बच्चों पाठ 1, इसको हमने 2 वीडियो में देखा। जो भी मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी इसके अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।